ज़्यादा होगा। ठीक है, लिपिड जो है वो ना तो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है ना ही माइक्रो है। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए लिपिड जो होते हैं, लिपिड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से कम है तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो होना चाहिए। लेकिन जब फिल्टर करते हैं तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये माइक्रो है। ठीक है, बट प्रेजेंट इन, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा ये। जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा, तो जिस फिल्टर पेपर के ऊपर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर वेट तो कम है तो ऊपर ही क्यों रह जाता है? क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं ये जनरली कहाँ प्रेजेंट हैं? सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ होते हैं? सेल में। तो जब हम प्लांट या एनिमल का कोई पार्ट हम ब्रेक करते हैं, इसको क्रश करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स टूटती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन क्या होती हैं? टूटती हैं, और लिपिड्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। लिपिड्स एग्रीगेट एंड फॉर्म द माइसिली। मतलब लिपिड्स क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। लिपिड्स की प्रॉपर्टी वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे? माइसिली। समझ आया? तो वो चूंकि वो इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए फिल्टर पेपर पर नीचे नहीं आ पाते हैं। फिल्टर जब करते हैं तो ऊपर ही रह जाते हैं, सारे लिपिड इकट्ठे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? यही कारण है। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों प्रेजेंट होता है? रीजन क्या है? बिकॉज लिपिड्स एग्रीगेट एंड फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? माइसिली। माइसिली बोला जाता है। तो ये हो गया लिपिड्स। ठीक है, जल्दी नोट करिए। इसके बाद ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को कैसे अलग करेंगे? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से। अभी जो बताया कि ऑर्गेनिक को अलग करने का तरीका था, फिल्टर जब करते हैं तो साइज के बेसिस पर क्या अलग कर लेते हैं? मैक्रो और माइक्रो को। ये सबके सब क्या है? ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक की एनालिसिस है। अब क्या है? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से कैसे अलग करेंगे? क्योंकि बॉडी में दोनों चीजें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी और इनऑर्गेनिक भी हैं। ठीक है, लिखिएगा एनालिसिस। सर दोनों को बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। हाँ, नहीं, जैसे वो इनऑर्गेनिक, अगर उसको आप कहेंगे तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बोला जाएगा। जनरली बायोमॉलिक्यूल क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। समझ में आया? यस सर। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट या एनिमल की बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो इनऑर्गेनिक हैं उनको हम कैसे अलग करेंगे, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे वहां लेते थे आप कोई प्लांट टिश्यू लेंगे, कोई प्लांट टिश्यू, प्लांट या फिर एनिमल का टिश्यू लेंगे, प्लांट या एनिमल का कोई बॉडी का पार्ट ले लेंगे, वो क्या हो गया? टिश्यू हो गया। ठीक है, जैसे लीफ ले लिया और या फिर लीवर का पीस हो गया, उसको क्या करेंगे? उसको हम फ्राई कराएंगे। क्या कराएंगे? सुखा देंगे। तो जब सुखा देंगे तो उसमें से सारा वाटर लॉस हो जाएगा। तो एक चीज तो खत्म हो गया, वाटर हट गया। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और प्लांट के एनिमल टिश्यू क्या हो गया? ड्राई। मतलब उसका ड्राई वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो ड्राई हो जाएगा, उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसका कंबस्शन कराएंगे। कंबस्शन का मतलब इसको बर्न करा दीजिए। इसको क्या करा दीजिए? बर्न। ठीक है, तो जब बर्न कराएंगे तो लीफ को पहले सुखा लेंगे,
इसके बाद इसको जला देंगे तो क्या होगा, जलाने पर जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, चाहे लीफ में चाहे एनिमल टिश्यू में, सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चले जाएंगे इन्वायरमेंट में। क्योंकि जलाने पर होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ना, जलाने पर CO2 निकलेगा। वो CO2 आया कहाँ से, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी में है, शरीर में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे, कार्बन जितना भी कार्बन है सारा कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इन्वायरमेंट में। जो राख बचेगी, राख में कोई भी कार्बन नहीं रहेगा, राख में क्या रहेगा, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, ठीक है। तो कंबस्शन या फिर ऑक्सीडेशन जब कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा। ऐश का मतलब राख मिलेगा और सारा CO2, सारा कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर, और इसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहेंगे। ऑर्गेनिक कहाँ से हट गया, तो हमने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से अलग कर लिया ना, सारा ऑर्गेनिक CO2 के फॉर्म में रिलीज करा दिया, बचा क्या इनऑर्गेनिक। अब आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं केमिस्ट्री की लैब में। इनऑर्गेनिक एलिमेंट का एनालिसिस होता है ना कि कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके लिए टेस्ट होते हैं डिफरेंट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे, वो यहाँ से आप पता लगा लेंगे। अब यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस एस के एनालिसिस से इसकी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एलिमेंट को पता लगाने के लिए, एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए इसकी क्या करेंगे, एनालिसिस। समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे एक टॉपिक दिया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। एक पेज पलटिएगा, उस पर टेबल देंगे तो तुमको एक सेकंड दिखा दीजिए क्या करना है। एक 143 पेज नंबर पर एक टेबल दिया हुआ है कि बॉडी के अंदर लिविंग टिश्यू में, प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जैसे सोडियम, हमारी बॉडी में सोडियम होता है ना, ठीक है। और आगे क्या है, पोटेशियम है। ब्लड क्लॉटिंग में पोटेशियम का रोल होता है ना, खून को जमाने में किसका रोल है। जब आप पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म तो वहाँ पता लगेगा पोटेशियम क्या करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है। सोडियम क्या करता है, नर्वल, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू जब मैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, जानते हैं नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मैसेज जाता है। ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी में सर्कुलर होता है, तो उसमें किसका रोल है, उसमें आयंस का रोल होता है। समझ में आ रहा है। सोडियम आयन हो गया ये। कैल्शियम हड्डियों के लिए नेसेसरी है, ठीक है। और कैल्शियम हमारी बॉडी में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इसलिए बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होती है तो एक सिम्टम ये भी आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। समझ में आ गया, पेन होता है, वो कैल्शियम की कमी से भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में समस्या क्रिएट हो जाती है। मांसपेशियों में मूवमेंट जो है, बॉडी की बोन्स में मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाता है जब कैल्शियम कम होने लगता है। सॉइल में होता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम बॉडी में जरूरी है, मैग्नीशियम बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्लांट में भी मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ साथ और कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें फॉस्फेट वगैरह। अगला टॉपिक देखिए, अमीनो एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कितने तरीके के थे, दो टाइप, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो। माइक्रो छोटे छोटे थे सब, वही आपस में मिलके क्या बनाते थे, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। तो एक एक करके पढ़ना है, पहले अमीनो एसिड देखना, उसके बाद उसी से लगा हुआ प्रोटीन समझ लेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड्स वही बताएगा क्या है अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक हैं, ठीक है।
ऑर्गेनिक के मैंने बहुत सारे सब एग्जाम्पल बता दिए, बॉडी में है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और क्या है इसमें, किसका बिल्डिंग ब्लॉक है ये? एसिडिक ग्रुप से लिया गया। ये किसका मोनोमर है? किसका मोनोमर है? मोनोमर किस चीज का है? अमोनिया। अमीनो एसिड एक मोनोमर है किसी चीज का ना, किसका? प्रोटीन का। इससे प्रोटीन बनता है ना। यस सर। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन पॉलीमर है, उसका यूनिट है क्या चीज? अमीनो एसिड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में दो चीजें देखिए, नाम से लग रहा है अमीनो प्लस एसिड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप होता है और कम से कम एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप, उसको बोलेंगे अमीनो एसिड। देखिएगा इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन अमीनो ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप होगा एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब COOH ग्रुप। आपको अमीनो एसिड में एक साइड में क्या मिलेगा? अमीनो ग्रुप मिलेगा, एक कार्बोक्सिल, लेकिन एक से ज्यादा हो सकता है। कम से कम एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक। जो अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं उसमें एक्स्ट्रा COOH ग्रुप मिलेगा। एक COOH की संख्या बढ़ेगा, जो बेसिक होते हैं उसमें NH2 की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सभी में क्या होता है? एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक सभी में रहेगा। समझ में आ रहा है? अगली चीज ये क्या है? मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स और प्रोटीन। ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। अमीनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसका दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। समझ लीजिए कैसे, कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से देखिए तब लिखना। CH4 ये क्या है? मीथेन। इसके ग्रुप्स को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी दूसरे ग्रुप से तो बन जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है? अमीनो एसिड में एक साइड में COOH ग्रुप, एक साइड में क्या होता है? NH2 ग्रुप, एक साइड में R ग्रुप, एक साइड में H। चारों ग्रुप वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से ऑक्युपाई हो रही हैं। तो मीथेन को अलग अलग ग्रुप से, मीथेन में जितनी वैलेंसी थी सबको अलग अलग ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया? ये अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन में जब अलग अलग ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है क्या बनता है? ये अमीनो एसिड, ठीक है। एक जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का देखिए। अमीनो एसिड में ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर है। एक साइड में NH2 और यहाँ पर H, यहाँ पर R। ये जनरल स्ट्रक्चर किसका है? अमीनो एसिड का। देखिए अमीनो प्लस एसिड, ठीक। इसमें बदलेगा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, 300 से ज्यादा अमीनो एसिड है। कितने हैं? मोर देन 300। लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं उनकी संख्या 21, ठीक है, और 22। समझ में आ रहा है? तो 20 वाला चला गया। तो ये क्या है? अब समझिए जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सभी में अलग क्या होता है? सभी में यही R ग्रुप अलग होगा। सभी में आपको एक NH2 मिलेगा, एक COOH मिलेगा, एक H मिलेगा। बदलेगा क्या? R बदलेगा सभी में। समझ में आया? सभी में R बदलेगा। तो एंड ऑल अमीनो एसिड्स, सारे अमीनो एसिड्स में क्या होता है? R डिफर। R जो है वो डिफर होता है, ठीक है। सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। इसमें R में क्या मिलेगा आपको? H। R में क्या मिलेगा? H मिलेगा, ठीक है। तो R में R की जगह वो H है, ठीक। तो सबसे सिंपल है, इससे छोटा कोई अमीनो एसिड ही नहीं है, इससे साधारण कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है, ठीक
ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का ही डायग्राम बना लीजिएगा इस तरीके से। ये NH2 हो गया और ये COOH, ये H है और R की जगह पर यहाँ पर H हो गया। और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड लिखिएगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान। ये क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। अभी टाइप ऑफ अमीनो एसिड बताएंगे तो उसमें बताएंगे कुछ अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एरोमेटिक होते हैं। आर ग्रुप में बेंजीन का रिंग लगा रहेगा तो वो अमीनो एसिड क्या हो गया? एरोमेटिक हो जाएगा। भाई जैसे आर ग्रुप होगा वैसे ही टाइप का अमीनो एसिड हो जाएगा। तो इस सभी में क्या होता है? आर ही बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब देखिए इसके बाद में अमीनो एसिड में ये जो कार्बन है, इस कार्बन को देखिए यहाँ पर ये है COOH, ये है NH2 और यहाँ H हो गया, यहाँ पर CH2 और CH3 मैंने मान लीजिए बना दिया। ठीक, यदि इसमें कुछ भी लग सकता है, इसमें OH ग्रुप भी लग सकता है, COOH भी जुड़ सकता है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग भी जुड़ सकता है, सल्फर भी हो सकता है इसमें। सर इसका स्ट्रक्चर और कुछ नहीं हो सकता क्या ऐसे ही नीचे बना के यही बदलेगा, यही आर ग्रुप चेंज होगा, सारा डिफरेंस इसमें में आएगा। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आर में बदलेगा जो बदलाव होगा। समझ में आया? ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जानते हैं केमिस्ट्री में ये पहला कार्बन है जिस पर फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो अमीनो एसिड में जो पहला कार्बन है वो क्या? अल्फा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो सारे अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन। जो अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जानते हैं? बताइए, ये कार्बन सिमेट्रिक कार्बन है कि एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि देखिए, आप बताइए, हाँ, जो दो पार्ट में डिवाइड ना हो ऐसे कह सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो चारों बैलेंस डिफर है इसकी, चारों बैलेंस क्या है? नंबर है, तो वैसे ही सिमेट्रिक हो गया। कार्बन वाले हमेशा ऐसे। हाँ, कायरल कार्बन क्या बोलते हैं इसको? कायरल। इसमें ये कायरल कार्बन है, मतलब ये प्लेन। समझिए, अगर अमीनो एसिड में प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई अमीनो एसिड लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में घुमा दे रहा है तो बोलेंगे उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है। समझ में आ गया? डेक्स्ट्रो या लीवो। हाँ, डेक्स्ट्रो या लीवो डायरेक्शन में घुमा रहा है तो सारे अमीनो एसिड घुमाते हैं लाइट को, प्लेन लाइट को शिफ्ट कर देते हैं राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अल्फा कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन लगा हुआ है। समझ में आया? इसी वजह से। लेकिन ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता है, ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि वहां देखिए सेम हो गया ना, ये डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है इसमें। दो ग्रुप तो सेम हो गया, तो चारों ग्रुप डिफर होना चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। दो ग्रुप सेम हो गया, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ये नहीं घुमाएगा लाइट। समझ में आया? यहाँ पर अगला लिखेंगे ऑल अमीनो एसिड्स, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ करके कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। मतलब कह सकते हैं ये ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट को रोटेट करा सकते हैं। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? मोर देन 300 अमीनो
बट 21 मेक प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं 21 अमीनो एसिड प्रोटीनोजेनिक, ठीक है। तो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कितने होते हैं? 21 यूकैरियोटिक सेल में, 22 प्रोकैरियोटिक सेल में, 22 होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 21 होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो 21वां 22वां कौन सा? पहले तो हम लोग 20 पढ़ते थे। Yes. 21-22 नंबर का जो रेयर है, मतलब आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह नहीं मिलता है, कुछ जगहों पर मिलेगा। संख्या में तो काउंट होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो 21 होते हैं लेकिन सब में नहीं है। और बैक्टीरिया में क्या है? 22 है। तो 21 वाली की कौन सा होता है? 21 होता है तो सोलिनोसिस्टीन है इसका नाम। 21 का नाम है सोलिनोसिस्टीन और 22 वाले का नाम है पायरोलाइसिन। ये आपको 22 वाला ऑनली बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? ऑनली बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट में मिलेगा। ये प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में ये भी है लेकिन प्रोकैरियोट में केवल ही है, ये ऑनली प्रोकैरियोट है। समझ में आया? यूकैरियोट में अगर यूकैरियोट में कहेंगे तो यूकैरियोट में एब्सेंट होता है, ये लिखेगा यूकैरियोट, ये क्या है? एब्सेंट है। यूकैरियोट में नहीं है ये वाला कहाँ है? दोनों जगह है, बोथ इन प्रो एंड यूकैरियोट। तब बताइए यूकैरियोट में 21 होगा ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो दोनों हो गया, ये वाला भी और ये वाला। और यूकैरियोट में केवल ये वाला है, इसलिए 21 वहाँ होता है। प्रोकैरियोट में कितना है? 22। यूनिसेलुलर में भी इतनी पाई जाती है। यूनिसेलुलर अलग होता है ना, जैसे प्रोकैरियोट तो यूनिसेलुलर है ही है। अब यूकैरियोट में कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। और तीसरा वाले उससे मतलब नहीं है, नहीं उससे मतलब नहीं है। यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर। आप ये नहीं कहेंगे कि यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं। ये 300 अमीनो एसिड वन सेल में पाई जाती है पूरी कंप्लीटली बॉडी में। क्या कह रहे हैं? एक बॉडी में पूरा पाया जाता है 300 अमीनो एसिड की। ये बॉडी में नहीं है, नहीं 30, ये जो 300 अमीनो एसिड है ये सब के सब प्रोटीन नहीं बनाते हैं, 21 ही प्रोटीन बनाते हैं खाली। बाकी कुछ अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाएंगे, वो आपको और जगह पर मिलेंगे। हो सकता है बॉडी में भी रहेंगे लेकिन प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अब 300 बॉडी में नहीं रहते, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे देखिए, ये प्रोटीनोजेनिक का मतलब समझना है, जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीनोजेनिक। 23 होते हैं। और जो भाग नहीं लेगा वो क्या होता है? नॉन प्रोटीनोजेनिक। तो नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो प्रोटीन में नहीं होता है, मतलब लिख लेना। इसका मतलब क्या है? नॉट इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल है सिट्रोलिन और आर्जिनिन। सिट्रोलिन जो लिवर में जो यूरिया साइकिल चलती है, लिवर के अंदर हमारे जब यूरिया बनता है, यूरिया बनाने के लिए बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, सिट्रोलिन इसी में आता है। समझ में आ गया? ये उसका एग्जाम्पल है, इसका नॉन प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। बताइए सर 20 अमीनो एसिड जो ग्राम मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं सर, और जो बचे रहते हैं वो कहाँ? वो प्रोटीन ही बनाते हैं, वो बॉडी में है, उनका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन वो प्रोटीन जैसे यूरिया जो बनती है, हम लोग खाना खाते हैं, खाने में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन टूटती है, अमीनो एसिड्स बनते हैं ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल लिवर में चलती है, यूरिया को बनाने वाला एक प्रोसेस है, उसमें आपको ये सिट्रोलिन अमीनो एसिड मिलेगा, बीच का एक प्रोडक्ट है। ये कभी प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता है, समझ में आ रहा है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है यूरिया साइकिल का, है अमीनो एसिड। ये इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रोटीन नहीं रहता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के टाइप्स कितने होते हैं?
एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा कौन सा होता है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जो बॉडी के लिए आवश्यक है, तो क्या नॉन एसेंशियल आवश्यक नहीं है? आवश्यक ये नहीं है। एसेंशियल का सेंस है कि जो बाहर से लिया है, जिसको बॉडी नहीं बना पाती है, उसको हम भोजन से लेंगे। कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे, डाइट से लेंगे, वो एसेंशियल है, मतलब वो जरूरी है। जैसे जो चीज़ आपके पास होती है, ठीक है, वो तो आपके पास है ही, वो जरूरी नहीं है। जो नहीं है आपके पास, वो कहेंगे हाँ आपके लिए जरूरी, बाहर से मिलेगा, ये बाहर से लेने पड़ते हैं इसलिए जरूरी है। नॉन एसेंशियल बॉडी के अंदर बन रहा है, जरूरी वो भी है, लेकिन उनकी बॉडी बना रही है तो हमको बाहर से नहीं लेना। समझ में आ रहा है? इसीलिए नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल क्या होते हैं? टेकन फ्रॉम आउटसाइड, टेकन फ्रॉम फूड, इसको फूड से लिया जाता है। और ये सिंथेसाइज्ड बॉडी, सिंथेसाइज्ड बॉडी, इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? बॉडी में होती है, तो बॉडी बनाती है। अब टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड दूसरे बेसिस पर है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। जो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप कैसा आर ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके बेसिस पर अमीनो एसिड के टाइप्स होते हैं। जो फंक्शनल आर ग्रुप होता है उसके बेसिस पर। अगला देखिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए चैप्टर को बुक से, समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री थोड़ा सा इन्वॉल्व है इसमें, हो गया? अगला जो टाइप है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर था पहला वाला, ये किसके बेसिस पर है? फंक्शनल आर ग्रुप। फंक्शनल आर ग्रुप है उसके बेसिस पर। तो कैसा आर ग्रुप लगा है? छोटा होता है इसमें एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब एसिडिक का मतलब जान रहे हैं, सारे अमीनो एसिड में एक COOH और एक क्या है NH2 और एक R हो गया, एक X, सभी में एक NH2 COOH मिलेगा। अगर इस R ग्रुप में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है, इस R ग्रुप में क्या है? R लिख दिया जाएगा। R कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी सी चेंज भी हो सकती है, तो समझाने के लिए R लिख दिया जाता है। तो अगर R ग्रुप के साथ में क्या लगा हुआ है? COOH लगा है, तो आप बोलेंगे कि ये तो इसको बैलेंस कर दे रहा है, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक। और अगर इसी R ग्रुप में NH2 लगा हुआ है, एक्स्ट्रा एक अमीनो लगा है, तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करेगा, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो बेसिक तो नहीं है, न्यूट्रल। एसिडिक और बेसिक ग्रुप नहीं है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। मतलब जब न्यूट्रल रहेगा तो ऐसा नहीं है कि R ग्रुप छोटा रहेगा, R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन R ग्रुप में COOH और NH2 ग्रुप नहीं रहेगा। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं उसमें R ग्रुप में क्या नहीं मिलेगा? आपको COOH NH2 ग्रुप नहीं मिलेगा, बाकी कार्बन हाइड्रोजन का चेन हो सकता है, कितना बड़ा भी, समझा? तो इसको ये बैलेंस करेगा, यहाँ कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप नहीं रहेगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड के नाम याद रखने देखिए आपको, कंटेन एक्स्ट्रा COOH ग्रुप, इसमें आपको एक्स्ट्रा COOH ग्रुप रहेगा। एग्जाम्पल क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बोलते हैं। ये क्या होता है? एसिडिक अमीनो एसिड। अगला होता है बेसिक। बेसिक में क्या होगा? एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप मिलेगा एक एक्स्ट्रा, ठीक है। और नाम क्या होता है? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन,
ग्लाइसिन आर्जिन कहाँ होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स में होते हैं ना। डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें बेसिक अमीनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन और आर्जिन। ये होते हैं। OH group containing amino acid, OH group containing amino acid। सर जो एसिड एमिनो से बताया है हाँ वो वाला एसिड वाला उसका भी एग्जांपल बताया उसके बारे में बताइए। क्या कह रहे हैं? उसका भी एग्जांपल बताया एस्टैटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड उसका एक मतलब बताइए इसके बारे में। बारे में कुछ आपको जानना भी नहीं है, मैं उसकी स्ट्रक्चर कहीं आपको जरूरी उसका नहीं है। नाम क्यों रखते हैं? तो नाम सुने होंगे, उससे क्या नाम तो बहुत सारे जो हमको सुना गया है। तो क्या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, समझ में आ रहा है? आगे देखिए OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, किसमें OH होता है? थ्रियोनीन, थ्रियोनीन ठीक है। ये अमीनो एसिड क्या OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है। और एक इसमें है टायरोसिन, टायरोसिन। अब जो आपके बुक में दिया है वही एग्जाम्पल वही पढ़ना, खाली ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल देखिए कौन सा दिया है। बुक में लिखा है नाइट्रो अमीनो एसिड, कौन सा वाला है? ग्लाइसिन। और दिया होगा एलनिन, दिया है एलनिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन और एलनिन, ग्लाइसिन का डायग्राम पता होना चाहिए, एलनिन का डायग्राम। तो ग्लाइसिन मैंने डायग्राम बता दिया, एलनिन का डायग्राम देखिए क्या इसमें। देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा? आर ग्रुप में CH3 ग्रुप, आर ग्रुप में क्या होगा? CH3। समझ में आ रहा है? डायग्राम बुक में देख लीजिए एक बार। ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन, सीरीन का भी डायग्राम दिया ग्रुप में, तो सीरीन में लिखिएगा CH2H। इसका कहाँ गया? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बढ़ाएगा सीरीन, ठीक है। और इसका लिखिएगा यहाँ पर C2OH, C हो गया, H हो गया, R की जगह CH2OH। और यहाँ क्या लिखेंगे? NH2। ये क्या है? CH2OH, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें क्या रहेगा? OH। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया ना, अब आपको सबका नहीं पढ़ना है। थ्रियोनीन का डायग्राम कैसा होता है तो कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लिखा हुआ कि आपको जरूरी नहीं है। जरूरी ये वाला है कौन सा? सीरीन जो बुक में मेंशन है, एक ये मेंशन किया गया है, एक ग्लाइसिन है, वे क्या है? एलनिन है, ये मेंशन किए गए। समझ में? इसी का आपको डायग्राम पता होना चाहिए। 3 पे टिक कर लीजिए खाली। ये सब जिसका इधर वाला क्या कहते हैं? आर ग्रुप अमीनो एसिड 3 उसको क्या? ये आर ग्रुप है, एल्कीन में आर ग्रुप कीजिएगा CH3 होता है। समझ में आया? वैलिन पढ़ेंगे तो वैलिन में CH2 CH3 रहता है वहाँ। CH5 हाँ CH2 CH3 आगे लगा लेगा वैलिन। तो ये एसिडिक, बेसिक और OH ग्रुप। इसके बाद में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? सल्फर। कुछ अमीनो एसिड में आर ग्रुप में आपको मिलेगा सल्फर। नाम क्या है? लिथियोनाइन, लिथियोनाइन अमीनो एसिड, ठीक है। लिथियोनाइन अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या है? काम याद रखिए सल्फर। इसके बाद एरोमेटिक और लिख लीजिएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? एरोमेटिक का मतलब जिसमें आर ग्रुप में बेंजीन का रिंग लगा रहेगा। डायग्राम देखिएगा, आर ग्रुप में बेंजीन की रिंग जुड़ी रहेगी। इसमें एग्जांपल में है ट्रिप्टोफॉन, ट्रिप्टोफॉन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताया था ना, यही होता है ट्रिप्टोफॉन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद टायरोसिन जो है, टायरोसिन में दोनों चीजें हैं। टायरोसिन आपको यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देख रहे हैं। जो टायरोसिन में होता क्या है? देखिए टायरोसिन का जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक साइड में COOH, एक साइड में NH2, एक साइड में क्या बनाएंगे? H। तो फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है ना। बदलेगा यहाँ, यहाँ पर आपको एक बेंजीन का रिंग बना करके नीचे OH, तो देखिए इसमें OH भी है और बेंजीन का रिंग भी लगा है।
OH ग्रुप वाला भी है, टायरोसिन दोनों है, इसमें OH ग्रुप भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट टाइम।